नमस्कार दोस्तों, बीइंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ 7th क्लास की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज इसका तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, रेशो से वस्तु तक। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने कक्षा 6 की क्लास में पढ़ा था कि पादपों से रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और इस अध्याय में पढ़ेंगे कि जंतुओं से रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। और जो जंतुओं से रेशे प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जांतु रेशे बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ऊन के रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, ये भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर जो रेशम से कैसे फाइबर प्राप्त किया जाता है, ये रेशम कीट के कोकून से हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब आइए आगे जान लेते हैं कि जांतु रेशे क्या होते हैं और ऊन तथा रेशम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जिन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है, उन जंतुओं में भेड़, बकरी, याक कुछ महत्वपूर्ण जंतु होते हैं। और ये क्या कहते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं, जो ऊन प्रदान करते हैं जंतु, उनमें क्या होता है कि उनका शरीर बालों से ढका होता है और उन जंतुओं के आवरण होता है जो बालों की मोटी परत का काम करता है। और बालों के बीच में क्या होता है, अधिक मात्रा में वायु भर जाती है और ये वायु क्या होता है कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे क्या होता है कि उन जंतुओं को गर्म रखने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ बताया गया है, जिसे यहाँ बताया गया है कि हमारी तरह ही भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। और तंतुरूपी बाल ऊन, जिनको हम कार्तिक ऊन कहते हैं, ये क्या करते हैं, तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। और भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। और इनका क्या किया जाता है कि इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, चुना जाता है कि ऐसी भेड़ें प्राप्त हों जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। और तंतुरूपी बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जिन जनकों का चयन किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ ये बताया गया है, जिससे अच्छी नस्ल तैयार की जाती है, उनके जनकों को तैयार किया जाता है और उनसे अन्य भेड़ें उत्पन्न की जाती है, और इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक घने बाल वाली भेड़ को दर्शाया गया है इस चित्र में। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसे जो है शरीर पे घने बाल पाए जाते हैं, जो एक आवरण मोटी परत का काम करती है। इसमें क्या होता है, इसके बालों में जो है वायु भर जाती है, और वायु भर जाती है तो ये वायु क्या होती है, उसमें कुचालक होती है और इसको इसके शरीर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है। इस चित्र के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अब आइए जान लेते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु होते हैं। इसमें क्या होता है कि भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत साधन नहीं है, और बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। और जैसे क्या होता है कि कुछ जंतु पाए जाते हैं, जैसे तिब्बत और लद्दाख में, उनको क्या कहते हैं, याक होता है, और ये भी ऊन के लिए प्रचलित है। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, देखिए याक का चित्र है। हमें बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त हम बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। हमें अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल के लिए जो अंगोरा ऊन होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, अंगोरा नस्ल की बकरियों द्वारा हमें प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। ये कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल, जो फर होते हैं, ये देखिए यहाँ बताया गया है, इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। पश्मीना साल बहुत फेमस साल है, और यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि पश्मीना सालें किस प्रकार की बकरियों से प्राप्त की जाती हैं और ये बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये अंगोरा ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और ये क्या होता है, अंगोरा नामक नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है, जिनसे हमें पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। यहाँ पे बताया गया, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे क्या होता है कि
यहाँ बताया गया है कि मतलब हमें याक से तो प्राप्त होता है और अंगोरा बकरियों से भी प्राप्त होता है, और ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे बताया गया जो इनसे मतलब जो शरीर का इनके शरीर के में जो बाल पाए जाते हैं उनसे भी हम ऊन तैयार करते हैं। देखिए यहाँ दो जंतुओं के बारे में बताया गया है, लामा और अल्पेका के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त किया जाता है, मतलब इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका जंतु होते हैं। अब भाई आगे जान लेते हैं कि रेशों से मतलब ऊन मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, तो आइए जान लेते हैं। और आप लोगों का कार्य ये है कि एक मानचित्र लीजिए और मानचित्र पे उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है, और ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का भी उपयोग कीजिए। ये आप लोगों को होमवर्क है। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम चित्र के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। अब भाई जान लेते हैं भेड़ पालन और उनके प्रजनन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आप कभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों के मतलब सफ़र किया होगा, यात्रा किए होंगे, तो आप जो है कि कुछ चरवाहों को देखा होगा जो गडरिये होते हैं, झुंड चराने के लिए ले जाते हैं, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं कि मतलब झुंड के रूप में वो भेड़ बकरियों को मतलब जो है लेके जाते रहते हैं। अब ये क्या होती है, भेड़ बकरियाँ क्या होती है, शाकाहारी होती हैं, ये घास पत्तियाँ खाती हैं, और जो भेड़ पालक होते हैं, पालने वाला होता है, उनको दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज, दाल इत्यादि चीज़ खिलाते रहता है। और इनको क्या होता है, घरों में रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। यहाँ बताया गया है जैसे भेड़ कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि ऊन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा तैयार किया जाता है, जिनसे एक वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को शरीर से काट लिया जाता है। अब आगे जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप जानते हैं कि रेशों को ऊन में संसाधित करना मतलब कि कैसे, मतलब जो रेशे हम प्राप्त करते हैं उनको ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भेड़ होती है उनके बालों की त्वचा पर पतली परत होती है, जो उनकी पतली परत होती है उनमें बाल पाए जाते हैं, उनको शरीर से उतार लिया जाता है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। और भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की एक मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए हम लोगों के लिए जो एक औजार तैयार किया जाता है, उसी तरह इनके बालों काटने के लिए भी एक मतलब प्रयुक्त औजार तैयार किया जाता है। जो इनके बाल होते हैं इनको क्या करते हैं, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है ताकि जो भेड़ें होती हैं उनके बालों को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी ये जीवित रह सकें, क्योंकि ये इन्हें ठंडी से बचाती है। मान लिया ठंडी में काट लेंगे तो इनको ठंडी लगेंगी और ये ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनके बालों को गर्मी में काटा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कई विशेष मतलब जब भेड़ से मतलब ऊन प्राप्त जब उनसे बाल मतलब काटते हैं तो इनके उतारने के दौरान मतलब भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे मान लिया कि हम लोग आमतौर पर जैसे दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार भेड़ को कोई भी कष्ट नहीं होता है। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत पर अधिकांशता जो होती है कि वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, और साथ ही मतलब क्या होता है, भेड़ के बाल जब काट लिए जाते हैं तो फिर उगाते हैं, जैसे हम लोगों के बाल काट लिए जाते हैं तो उग जाते हैं। तो यहाँ ये मतलब इसी तरह मतलब संसाधित किया जाता है।
अब आगे देख लेते हैं कि मतलब संसाधित करने की और प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मान लिया बाल उतार लिए जाते तो उसके आगे कार्य क्या होता है। देखिए इस चित्र में दर्शाया गया है कि मतलब एक मनुष्य है जो भेड़ से मतलब बाल काट रहा है, या मतलब जो भेड़ की से मतलब ऊन उतारना कहते हैं, जो बाल उतारने की क्रिया होती है, इसमें इस चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। अब क्या होता है, जो इससे ऊन मतलब भेड़ से मतलब इसके रोएं मतलब बाल प्राप्त किए जाते हैं, उनको क्या होता है कि टंकियों में अभिमार्जन किया जाता है। यहाँ पे देखिए मनुष्य अभिमार्जन कर रहे हैं। अभिमार्जन क्या होता है कि अभिमार्जन ये होता है कि मतलब चिकनाई धूल और इनसे गर्त निकल जाए, ये प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। मतलब इसमें जो गंदगी पाई जाती है उसको निकालने की प्रक्रिया को ही अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन क्या होता है कि मशीनों द्वारा भी होता है। यहाँ देखिए चित्र में दर्शाने की कोशिश की गई है कि मशीनों द्वारा भी अभिमार्जन किया जा रहा है। यहाँ देखिए मतलब इसकी जो धूल मिट्टी है उसे निकाला जा रहा है। अब जब अभिमार्जन कर लिया जाता है तो इनसे क्या होता है कि ऊन का धागा बनाया जाता है। ये देखिए मशीन में दिखाया गया ऊन का धागा बनाते हुए। देखिए यहाँ अभिमार्जन के बारे में बताया गया है कि अभिमार्जन क्या होता है। अब जैसे क्या होता है कि जो मतलब ये लोग जो कार्य करते हैं मतलब मजदूर लोग फैक्ट्रियों में, तो उनमें व्यावसायिक संकट क्या मतलब पाया जाता है। जैसे ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए मतलब जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य मतलब जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक घातक मतलब रक्त रोग का कारक है, जिससे मतलब सोर्टस रोग भी कहते हैं। और किसी भी उद्योग में जो कारीगर मतलब काम वाम करते रहते हैं तो ऐसे जो उनको मतलब जोखिम भरे उसी को झेलना पड़ता है, और इसी को क्या कहते हैं, व्यावसायिक संकट कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि जो मतलब भारत में भेड़ कुछ भारतीय नस्लें पाई जाती हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ बताएं लोही नामक एक नस्ल पाई जाती है। इससे ऊपर क्या होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ये कहता है राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं, यहाँ पे बताया गया है। और आगे क्या है, रामपुर बुशियार में पाई जाती हैं। भूरी ऊन वाली पाई जाती हैं जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब जो है नाली जो होती है नस्ल किस्म की एक भेड़ होती है, उससे गलेचे के ऊन तैयार किए जाते हैं। राजस्थान हरियाणा तथा पंजाब में प्राप्त किया जाता है इससे ऊन। और जैसे बक्खरवाल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बक्खरवाल। इसमें क्या होता है कि इनसे ऊनी शाल तैयार किए जाते हैं और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। और जो मारवाड़ी होती हैं इनसे क्या होता है मोटी रूछ ऊन प्राप्त किए जाते हैं, ये गुजरात में पाई जाती हैं। और ये जो पाटनवाड़ी जो नस्ल होती है भेड़ की, इससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है ये होजरी के लिए तैयार किया जाता है और ये गुजरात में पाई जाती है। अब भाई आगे जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे रेशम के बारे में कि रेशम क्या होता है और रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है और रेशम हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो रेशम सिल्क के रेशे भी मतलब जानतो रेशे होते हैं। जानतो रेशे क्या होते हैं, ऊन के रेशे जो होते हैं मतलब जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को ही जानतो रेशे कहते हैं। और रेशम से प्राप्त करने वाले मतलब जो रेशम से प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना या रेशम कीट पालन कहलाता है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि रेशम के मतलब जो कीट होते हैं मतलब रेशम हम लोग को कैसे प्राप्त होता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, जिनको कहते हैं रेशम कीट पालना कहते हैं, रेशम कीट पालन कहते हैं, जिनको सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन की क्रिया कहलाई जाती है, इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अब आइए आगे जान लेते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। अब रेशम कीट का जीवन चक्र में क्या होता है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं।
अब जब ये आकार में वृद्धि कर लेते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो ये पूपा मतलब कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता प्रदान करता है और फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि सिर की इस गति के समय कैटरपिलर अपने तार के रूप में प्रोटीन से बना एक जो है पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और ये प्यूपा बन जाता है। यहाँ ये बताया गया है। और ये आवरण क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का जो विकास होता है कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के कीट रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है और रेशम का मृदु रेशा जो है स्टील के तार जितना मजबूत होता है। मतलब इस प्रकार हमको रेशम प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ चित्र के माध्यम दर्शाने की कोशिश की गई है। ये नर है, ये मादा है और इसमें क्या होता है, ये शहतूत के मतलब पत्तियों पर जो है अंडे दे देते हैं। इनसे क्या होता है, हमें लार्वा प्राप्त होता है। और लार्वा से क्या होता है, जो मतलब रेशम कीट होता है, इनसे क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। कोकून क्या होता है, एक विकासशील कीट में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है कि रेशम का धागा मतलब रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रोचता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। इनको क्या कहते हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे रेशम कीट जो है मतलब फेमस है वो शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम को फाइबर मृदु, चमकदार और रचीला होता है और जब ये प्राप्त हो जाता है तो इनको क्या कहते हैं, हम लोग सुंदर रंगों में रंग लेते हैं। और रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत में मतलब बहुत प्राचीन व्यवसाय है और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मतलब भारत में कितने प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, यहाँ बताया गया है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे जान लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। जानकारी प्राप्त करते हैं कोकून से मतलब रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है। इसमें बताया गया कि मतलब रेशम जो कि मादा रेशम कीट होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम दर्शाने की कोशिश की गई है। ये छोटे छोटे जो हैं इसके अंडे हैं और अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके मतलब इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को मतलब जो रेशम कीट पालन का व्यवसाय करते हैं उनको बेच दिया जाता है। और ये पालक या किसान जो है अंडों को स्वस्थकर स्थितियों में उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से लार्वा निकल आए। ये तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां ना आ जाएं। और लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं मतलब उनको दिन रात खाते रहते हैं और उस साइज में क्या होता है कि उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी हुई पत्तियों के साथ बांध के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और ये क्या होता है कि 25-30 दिनों के बाद ये क्या करते हैं, कैटरपिलर को खाना देना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए मतलब क्या करते हैं, ये मतलब ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ इसके लिए रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून इनसे बनाए जाते हैं जिसके भीतर मतलब प्यूपा विकसित हो जाता है। अब मतलब रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है, आइए उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। रेशम मतलब फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है, मतलब इनकी बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में इनको उबाल लिया जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशे के फाइबर पृथक हो जाते हैं मतलब अलग अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग किए जाने वाले मतलब क्या कोकून में से जो रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया
रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम मतलब रीलिंग कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, रीलिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम इनसे से प्राप्त मतलब बुन लिया जाता है धागों से, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है जैसे रेशम कृषि पालन कैसे होता है, इसमें ये बताया गया है। ये मादा कीट होती है जो बहुत सारे अंडे देती है और फिर क्या होता है, ये मतलब ये जो अंडे देती है जो शहतूत का वृक्ष होता है उनकी पत्तियों पर ये पाए जाते हैं और ये मतलब जो लार्वा होता है शहतूत की पत्तियों को जिन पर पाया जाता है उनको धीरे धीरे खाता रहता है और फिर उनसे क्या होता है, धीरे धीरे ये कोकून बन जाता है, कोकून प्राप्त किया जाता है। तो इस मतलब यही रेशम कीट पालन की विधि यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अब क्या होता है, जैसे भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेशम कीट पालनों कोकूनों में से रेशम निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य में अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, यहाँ ये बताया गया है। भारत में प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे वैसे लिखने के लिए आ जाता है तो महिलाओं के बारे में, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के बारे में, तो यहाँ पे आप यहाँ से कुछ पॉइंट लेके आप उस विषय में लिख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि रेशम की खोज कैसे हुई। क्या हुआ कि रेशम की खोज मतलब इसमें मतलब ये जो है समय संभवतः ज्ञात है। इसमें क्या होता है कि एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार मतलब लिखा गया है, बताया गया है कि वहाँ के जो सम्राट हुआंग टी ने सामग्री सी लुंग ची से जो अपने बगीचों में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाया। क्या हुआ कि उनके बगीचे में एक शहतूत के मतलब पौधे पाए जाते थे, बाग थी, उनकी पत्तियां धीरे धीरे क्या होती थी, समाप्त होती चली जाती थी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको ये जानकारी देने के लिए बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने मतलब इस सामग्री सी लुंग चिंग ने थे, उन्होंने पाया कि जो शहतूत की पत्तियों पर एक सफ़ेद प्रकार के मतलब कीड़े पाए जा रहे हैं और जो उन्हें खाते रहते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर ये क्या हुआ कि जो कीड़े पाए जा रहे हैं इर्द गिर्द अपने जो है चमकदार कोकून बुन लेते हैं। और एक दिन संयोगवश क्या हुआ कि ये लोग बैठकर चाय पी रहे थे उस पेड़ के नीचे और एक जो क्रीम जो है इनके चाय के प्याले में गिर गया और जो उसमें से कोकून था वो नाजुक धागों का गुच्छा में पृथक हो गया। और इस प्रकार जो है मतलब रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक इसको कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया और बाद में यात्रियों द्वारा व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में भी प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने रेशम की यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह रेशम की खोज हुई थी। आइए चैप्टर की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा कोकून, कार्तितून, रीलिंग के बारे में बताया गया है और अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट कैटरपिलर संसाधन, इनके बारे में बताया गया है। तो ये जितने भी शब्दावलियाँ दी गई हैं चैप्टर में इन शब्दावलियों को डिस्कस किया जा चुका है। आइए जान लेते हैं चैप्टर के सारांश के बारे में। रेशम कीट से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। मतलब जो ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भेड़, बकरी तथा याक से प्राप्त किया जाता है। और रेशम जो होता है रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। अतः रेशम और ऊन जांतों रेशे ही हैं जो जंतु के रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊँट, लांबा और अल्पेका के बालों से भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है जो दक्षिणी अमेरिका में दोनों पाए जाते हैं ये जंतु, जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है।
अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों द्वारा कताई करके उनको कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। और कोकोनों से रेशम के रेशों को पृथक करके इनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम वस्त्र बुनते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ है। और कुछ अगर इस चैप्टर में न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।